गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानकुंज अकेडमी। आज केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग वीडियोस नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से इसके पीछे जितने भी क्लास हुई थी वो सारा क्लास हम ऑफलाइन में आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज का जो क्लास होगा वो आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी नोट्स बनाएं, और किसी भी प्रकार का आपको समस्या आ रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है ही, हर वीडियो में लिखते भी हैं। तो आप सभी जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और सभी से रिक्वेस्ट है लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि वॉच टाइम बहुत कम आ रही है। तो आप लोग से अनुरोध है कि पूरा वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है कि फैक्टर्स affecting the rate of chemical reaction, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला कारक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि रेट को कौन इफेक्ट करता है। तो हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग पूरे 6 फैक्टर्स को पढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो मुख्य कौन सा कारक है। नंबर यहां पे 1-2 करके लिख रहा हूं। नंबर ए में है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कि अभिकारक का सांद्रण या अभिकारक के सांद्रण। नंबर जो 2 है ये हम लोगों का अभिकारक का जो सांद्रण है, ये केमिकल जो रिएक्शन है उसका जो रेट है उसको इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन। पहला तो ये है कि कंसंट्रेशन भी प्रभावित करता है। नंबर 2 टेम्परेचर, है ना। नंबर 3 जो प्रभावित करने वाला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक भी प्रभावित करता है। नंबर 4 ध्यान से देखेंगे आप लोग कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। कहने का मतलब है, हम आपको समझाने वाले हैं कि रिएक्टेंट जो है, जो अभिकारक हैं, अभिकारक का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके ऊपर भी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, तो हम लोग नंबर 1 में क्या पढ़े, कौन प्रभावित करने वाले हैं, कंसंट्रेशन। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। तीसरा क्या है, कैटालिस्ट। और चौथा क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है। और पांचवा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और छठा है, ध्यान से देखेंगे,
वो है हम लोगों का कि प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये 6 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आप लोग जो है पहले ये 6 को लिखेंगे, फिर हम लोग एक एक करके इसको लिखेंगे। चलिए इसका हिंदी भी लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक के सांद्रण। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, पूरी केमिस्ट्री आपको YouTube पर मिलेगा, है ना। हम चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन में आपके बोर्ड एग्जाम पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना दिखे, है ना। इसीलिए साथ साथ में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, है ना। चलिए, टेम्परेचर, तापमान, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारक के सांद्रण, है ना, सॉरी, अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारक के प्रकृति, या यहाँ पे क्या बोलिए, अभिकारक का प्रकृति। प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति। ये इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला कारक। कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। नंबर 1 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 2 टेम्परेचर। नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नंबर 4 सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर 5 नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर 6 जो है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग एक एक चीज को, यानी कि ये जो 6 टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे पूरा वीडियो में। तो आप लोग यहां तक नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? चलिए, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बातें करेंगे नंबर 1 पे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस पे बातें करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बातें करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, अभिकारक के सांद्रण। बहुत इसी तरीके से आपको समझाएंगे। ध्यान से देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं क्या दर बढ़ जाती है, यानी रेट बढ़ जाती है। अगर कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो उसका रेट क्या होता है?
घट जाती है। तो अब यहाँ पे हमको लगता है कि अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर कोलिजन जो है, जो आणविक जो टक्कर है, वो आणविक टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन पर जो केमिकल रिएक्शन जो है उसका जो रेट है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये बढ़ाते हैं तो बढ़ती है, घटाते हैं तो घटती है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ नोट डाउन करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर उसके रिएक्टेंट के कॉन्स का मतलब क्या, सांद्रण है ना। कंस का मतलब क्या हो गया, सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के कंस बढ़ाने पर दर बढ़ती है, जबकि घटाने पर घटती है ना। तो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कि मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन बोल सकते हैं हम यहां पे कि लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कि तथा कंस बढ़ाने पर दर बढ़ती है, जिससे कि अभिक्रिया में मॉलिक्यूलर कोलिजन की संख्या बढ़ने की संभावना बढ़ती है, अर्थात दर बढ़ जाती है, दर बढ़ती है। क्लियर हो गए आप लोग, क्लियर हो गए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर उसके रिएक्टेंट के कंस पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के कंस बढ़ाने पर दर, यानी दर का मतलब क्या, रेट है ना, रेट बढ़ती है, जबकि घटाने पर घटती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से है ना कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ती है, जिससे कि अभिक्रिया में मॉलिक्यूलर कोलिजन, आणविक टक्कर, इसको क्या बोलेंगे, अणुओं की टक्कर है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि आणविक टक्कर की संख्या बढ़ने की संभावना बढ़ती है, अर्थात दर बढ़ती है ना। तो ये हम लोगों का पॉइंट 1 क्लियर हो चुका है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिखिएगा बहुत इजी तरीके से कि दर को बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ेगी, कंसंट्रेशन घटेगी तो घटेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। नंबर 1 क्लियर हो चुका है। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और लिखिएगा।
अब हम लोग नंबर 2 टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे। बहुत इजी तरीके से टेम्परेचर को समझिएगा आप लोग। टेम्परेचर को ध्यान से देखना है, टेम्परेचर को ध्यान से देखिएगा, है ना। नंबर 2 कि टेम्परेचर जो है यानी ये जो तापक्रम है, ये तापक्रम जो है केमिकल रिएक्शन का दर को यानी रेट को किस प्रकार इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये टेम्परेचर के समानुपाती होती है। क्या होती है? टेम्परेचर के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है, ध्यान से देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर है ना, एक्सोथर्मिक या और इंडोथर्मिक ताप, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर ताप बढ़ाने से बढ़ती है, जबकि ताप घटाने से घटती है तथा बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर आप टेम्परेचर को, चाहे वो ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक ताप हो, अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो रेट घटेगी, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, तो जिससे अभिक्रिया की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब कि टेम्परेचर भी केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। क्लियर हो गए हैं? तो अब इसी जगह एक चीज को समझिएगा कि प्रयोग में यह पाया गया कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रयोग में यह पाया गया कि रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। क्या होता है? 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब दोस्तों आप इसको यहाँ पे समझिएगा कि कहता है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का जो रेट है, जो दर है, वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। समझिएगा, अगर हम यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है ना, कितना डिग्री है? 20 डिग्री
सेल्सियस है, तापमान है। तो अब यहाँ पे अगर 20 डिग्री पर उसका रेट क्या है, आर। समझिएगा कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर जो किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, आर है। तो अगर हम यहाँ पे 10% की वृद्धि करते हैं, कितना करते हैं, 10% की, यानी कि 30 हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो गया, 2R हो जाती है। अगर हम यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री का, ओनली ऑन 10 डिग्री का हम बढ़ोतरी किए हैं, तो ये 2 गुना यानी कि क्या हो जाता है, 4R। इसका रेट क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो इसका रेट क्या हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि हम लोग अगर हम 10 डिग्री किसी केमिकल रिएक्शन में ताप को बढ़ाएंगे तो हम लोगों का रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, ऑब्जेक्टिव में आती है। तो चले, तो हमको याद रखना है कि जो टेम्परेचर होती है वो काइनेटिक एनर्जी के समानुपाती होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये 2 नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 3 है कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, कैटालिस्ट का काम क्या है ना, कौन सा नेगेटिव कैटालिस्ट है, कौन सा पॉजिटिव कैटालिस्ट है, किसी केमिकल इक्वेशन में, रिएक्शन में आता है कैटालिस्ट तो उसका कार्य क्या होता है, वो सब चीजें को समझेंगे। तो आप यहाँ तक जो है अभी पूरे वीडियो को पॉज कीजिए और आप लिखिए, ठीक है। चलिए, टेम्परेचर पर आप देख चुके हैं कि किस प्रकार प्रभावित हैं, ओके, लिख रहे हैं आप लोग। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, हम तब तक इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिखते रहेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि क्लास जब भी ओपन होगी हम ये टॉपिक को सिर्फ डाउट क्लास लेंगे, ना कि पूरा थ्योरी लेंगे। पूरे डाउट्स क्लास लेंगे, ओनली ऑन डाउट क्लास। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे के पूरे इसको जो है नोट डाउन कीजिए। जहां पे आपको प्रॉब्लम होगा वहां पे क्लास जैसे ही मेरा ओपन होगा आप हमको सवाल करके पूछ सकते हैं। हम पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट को समझिएगा आप लोग कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है। ध्यान से देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, नंबर यहाँ पे 3 होगा कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर कैटालिस्ट पर निर्भर करती है ना। किस पर निर्भर करती है, कैटालिस्ट पर निर्भर करती है। बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट है वो किस पर निर्भर करेगा, कैटालिस्ट पर, यानी उत्प्रेरक पर निर्भर करेगा। तो आपको ध्यान से सुनना है कि कुछ कैटालिस्ट अभिक्रिया के दर यानी रेट, दर को बढ़ा देती है,
बढ़ा देती है उसे पॉजिटिव कैटालिस्ट कहा जाता है ना बच्चों। ध्यान से देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो कैटालिस्ट पर निर्भर कर रहा है, तो उसमें से कुछ कैटालिस्ट क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट है वो रेट को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो जो भी रेट को बढ़ाएगी वो क्या होगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट। अब देखिएगा, जबकि कुछ कैटालिस्ट अभिक्रिया के दर को घटा देती है उसे नेगेटिव कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक कहा जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो कैटालिस्ट हैं वो दो प्रकार का है, एक तो बढ़ाने वाला और एक घटाने वाला। तो यहाँ पे तो अभी छोटा सा बात हुआ है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, मूल रूप से समझिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर जो है वो कैटालिस्ट पर निर्भर है। कुछ कैटालिस्ट अभिक्रिया के दर को क्या करती है, बढ़ाती है। तो जो बढ़ाएगी वो पॉजिटिव कैटालिस्ट होगी और जो अभिक्रिया के दर को घटाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट कहेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग कैटालिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे कि कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक। चलिए बातें करते हैं पहले कि ये जो कैटालिस्ट हैं, ध्यान से सुनेंगे, इसका हम लोग कैरेक्टर को भी पढ़ेंगे कि कैटालिस्ट वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसका रेट में परिवर्तन करता है, उसका दर में क्या करता है, हेरीफेरी कर देता है। या तो दर को बढ़ा देती है या तो दर को घटा देती है। अगर दर को बढ़ाएगा तो पॉजिटिव कैटालिस्ट जैसे MnO2 है ना, और घटा देती है, कुछ क्या होता है, कैटालिस्ट क्या करता है, घटा लेता है। तो अब यहाँ पे फास्फोरिक एसिड का नाम सुने होंगे आप लोग, H3PO4, तो वो क्या है, नेगेटिव कैटालिस्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कैटालिस्ट और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसकी दर को परिवर्तित कर देता है और अभिक्रिया पूर्ण होने से अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद पुनः प्राप्त कर लिया जाता है उसे कैटालिस्ट कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसके दर को परिवर्तित कर देता है,
उसका रेट को क्या करता है, चेंज कर देता है, उसे हम लोग कैटालिस्ट करते हैं। और उसमें विशेष बात क्या है कि अभिक्रिया जो पूर्ण हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, उसके बाद वो उत्प्रेरक को हम लोग पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया जो होती है उसमें उत्प्रेरक की खर्चा नहीं होती है ना। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ पे इसको पूरे को नोट डाउन करेंगे, पूरे समझ चुके हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। हम तब तक ऊपर इसको इरेज कर रहे हैं, इसी के बारे में लिखेंगे अभी। अब हम लोग इसी को समझिएगा, नंबर 3 को ही इसी का टॉपिक को ले रहे हैं अभी। क्या है, जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर हम 2 यूनिट लेकर के, है ना, यहाँ पे अगर हम उत्प्रेरक MnO2, ये क्या है, कैटालिस्ट ले लिए, है ना, यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट लिए हैं, क्या लिए हैं, पोटेशियम क्लोरेट, 2 यूनिट पोटेशियम क्लोरेट को जब हम उत्प्रेरक, है ना, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 यूनिट पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 यूनिट ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो अब यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि ये MnO2 जो है इस अभिक्रिया में इसका रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब है कि MnO2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ MnO2 अभिक्रिया के दर को बढ़ाती है, इसलिए इसे पॉजिटिव कैटालिस्ट कहा जाता है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग, क्लियर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको सिखाते हैं कि नेगेटिव कैटालिस्ट का मतलब क्या होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसे पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलते हैं, जो अभिक्रिया के दर को घटा देती है उसे हम लोग नेगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है कैटालिस्ट हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिए हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिए, क्या ले लिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिए। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड लिए, तो हम यहाँ पे 2 यूनिट हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेकर के हम यहाँ पे फास्फोरिक एसिड को ले लिए। किसको लिए, यहाँ पे कैटालिस्ट जो है वो कैटालिस्ट फास्फोरिक एसिड को लिए। तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि 2 यूनिट वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। क्या मिला, 2 यूनिट वाटर और ऑक्सीजन गैस। देख लेना है कि बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है। तो हमको यहाँ पे लग रहा है कि H3PO4 जो है वो अभिक्रिया के रेट को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो ये H3PO4 क्या है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव कैटालिस्ट। यहां पर H3PO4 कैटालिस्ट दर को घटाती है, इसलिए यह नेगेटिव
उत्प्रेरक हैं। क्या है ये? नेगेटिव उत्प्रेरक है। क्लियर हो गए हैं आप लोग? बहुत इजी तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या है? फास्फोरिक एसिड। ये क्या है? नेगेटिव कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम क्या है? कि दर को बढ़ाना, और नेगेटिव कैटालिस्ट का काम क्या है? दर को घटाना। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ तक लिखे, हम तब तक क्लियर कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए। हाँ, और जितने भी नए बच्चे हों उसको जोड़ने का आप लोग प्रयास करें, और ज्यादा से ज्यादा ज्ञानकुंज एकेडमी का परिवार बने, और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। हम और दीपक सर लगे हुए हैं आप लोगों के बीच कि जितना भी हो सके, जितना भी दिन तक लॉकडाउन रहे हम लोग, उसके बाद भी हम लोग यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। इसीलिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, प्लीज इसको लिखिए, है ना? क्योंकि हम फिर क्लास में इतनी बात नहीं लिखेंगे, और आपको सिर्फ डाउट पूछना है कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, सिर्फ डाउट लेंगे, है ना? चलिए लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैटालिस्ट की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? कैटालिस्ट की विशेषता, है ना? चलिए पढ़ते हैं कैटालिस्ट की विशेषता को हम लोग अच्छे तरीके से। कैटालिस्ट की विशेषता को पढ़ेंगे। कैटालिस्ट की विशेषताएं, है ना? तो ये पहला विशेषता है कि कैटालिस्ट किसी रासायनिक अभिक्रिया में खर्च नहीं होती है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें ये खर्च नहीं होता है। दूसरा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैटालिस्ट करने के लिए बहुत कम मात्रा में कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गए, है ना? नंबर 1 में आप देखें क्या कि ये खर्च नहीं होता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैटालिस्ट करने के लिए इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। तीसरी क्या है कि कैटालिस्ट की विशिष्ट विशेषताएं हैं। क्योंकि अलग अलग अभिक्रिया को कैटालिस्ट करने के लिए अलग अलग कैटालिस्ट की आवश्यकता
है ना, कि अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया को कैटालिस्ट करने के लिए अलग अलग कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अगला है कि कैटालिस्ट अभिक्रिया के एक्टिवेशन मान को परिवर्तित करता है। क्लियर? सक्रिय मान को चेंज करता है, परिवर्तित करता है। और जो लास्ट है वो है हम लोगों का कि कैटालिस्ट रासायनिक अभिक्रिया के ध्यान से देखेंगे कि कैटालिस्ट रासायनिक अभिक्रिया के अल्टरनेट पाथ, है ना, अल्टरनेट पाथ को दिखाता है या देता है। अल्टरनेट पाथ को दिखाता है ना। तो वैकल्पिक रास्ता दिखा देता है हम लोगों को। अब ये हम लोगों का कैटालिस्ट का विशेषता था। नंबर 1 क्या था कि कैटालिस्ट किसी रासायनिक अभिक्रिया में खर्च नहीं होती है। दूसरा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैटालिस्ट करने के लिए बहुत कम मात्रा में कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर क्या है कि कैटालिस्ट की विशिष्ट विशेषताएं हैं, क्योंकि अलग अलग अभिक्रिया को कैटालिस्ट करने के लिए अलग अलग कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है। नंबर चौथा, कैटालिस्ट अभिक्रिया के एक्टिवेशन मान को क्या करता है, परिवर्तित करता है। और लास्ट क्या है कि कैटालिस्ट रासायनिक अभिक्रिया के अल्टरनेट पाथ को दर्शाता है, मतलब वैकल्पिक रास्ता को दिखाता है ना। चलिए, ये था हम लोगों का कैटालिस्ट का विशेषताएं। तो आप लोग ये विशेषता को लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे तरीके से। आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, पूरे यहाँ तक लिख लेंगे, है ना। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए। यहाँ पे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे वाला करना है, क्लिक करना है, वीडियो पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा, पूरे लिख लेना है, फिर इसको प्ले कर देना है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर है 8271945008, है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमको और कॉल भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, वो पढ़ने वाले हैं कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, जल्दी से लिखिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, कि अभिकारक के, ध्यान से सुनेंगे, कि अभिकारक के जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जितना अधिक रिएक्टेंट का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा अभिक्रिया का दर उतना ही तेजी से होगा, है ना।
तो उतना अधिक हो जाएगी, उसी चीज पे हम लोग समझेंगे। जैसे कि अभी आपको अगर पूछे, है ना, कि पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा रेट उतने ही अधिक होगा, अभिक्रिया उतने ही फास्ट होगा, है ना। तो अब यहाँ पे समझिएगा बहुत इजी तरीके से कि हम लेते हैं एक तरफ चीनी और एक तरफ चीनी का बुरादा, है ना, यानी कि ग्लूकोज टाइप का चीनी को पीस लेंगे। तो अगर हम पानी से अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तरफ चीनी डालेंगे और एक तरफ चीनी का जो बुरादा है उसको डालेंगे, तो पहले कौन तेजी से घुलेगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा जो बुरादा है। इसका मतलब जिसका जितना अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल है वो उतना ही तीव्र से अभिक्रिया करती है ना, उसका दर क्या होता है? उतना ही तेजी से होता है। तो नंबर 4 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो अब यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितनी अधिक होती है अभिक्रिया उतना ही तीव्र होती है, अभिक्रिया उतना ही तीव्र होती है। अर्थात दर भी अधिक होता है। क्लियर? तो अब यहां पे समझिएगा कि यही कारण है कि जब बारीक चूर्ण लेते हैं तो अभिक्रिया तीव्र यानी फास्ट होती है। समझिएगा, एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा। हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया? नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या है? टुकड़ा है। क्या है? टुकड़ा तो आप लोग समझ ही रहे हैं, छोटा छोटा टुकड़ा है। तो इसका जो प्रतिक्रिया किए 2 यूनिट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किए, क्या किए? 2 यूनिट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब किए तो इसका ध्यान से देखेंगे, टुकड़ा से हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो पहला प्रोडक्ट क्या बना कि CaCl2 प्लस, उसके बाद क्या बना? CO2 गैस मुक्त करेगा और लास्ट में क्या बचा आप बताएंगे? क्या बच गया? H2O बना। तो ये क्या है? ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? हम लोगों का टुकड़ा है। क्या है? टुकड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर 2 में हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, नंबर 2 में ले रहे हैं हम लोग कि CaCO3 का क्या ले रहे हैं? चूर्ण ले रहे हैं। तो अब फिर इसी का अभिक्रिया इसी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि CaCl2 और यहाँ पे CO2 गैस और प्लस यहाँ पे क्या हो गया? H2O, और ये क्या हो गया? थोड़ा स्लो रिएक्शन, और ये क्या हो गया? फास्ट, है ना। तो जितना चूर्ण होगा उतना ही आप देख रहे हैं रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। क्या होगा? रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। क्लियर? तो यहाँ तक 4 नंबर कंप्लीट हो गया है और 2 टॉपिक बचा है कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग
नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। चलिए, है ना, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए इसको। वीडियो पॉज करेंगे, लिखेंगे, अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप लोग वीडियो को, है ना, क्योंकि इस लॉकडाउन में किसी का क्लास छूट ना जाए और आगे भी यूट्यूब पे हम लोग पढ़ाते रहेंगे, है ना, कहीं कठिनाई नहीं होने देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ कैटलिस्ट, है ना। कितने नंबर पढ़ने वाले हैं? यानी कि 5 नंबर, है ना, 5 नंबर पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब नेचर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, प्रकृति के ऊपर बात करेंगे। आप जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपने आप को तोड़ता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो है कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, जबकि कुछ नए बॉन्ड का निर्माण होता है। जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट गया, है ना, तो वो क्या हो गया? फास्ट रिएक्शन, यानी कि उसका रेट हाई है। और जो आसानी से नहीं टूटता है वो क्या हो गया? स्लो रिएक्शन। क्या हो गया? स्लो रिएक्शन। तो हम उसी चीज को समझने वाले हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर किस प्रकार जो है उसका प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो ध्यान से देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं तथा कुछ नए बॉन्ड का निर्माण भी होता है। अर्थात जो बॉन्ड अभिक्रिया में आसानी से टूटती है है ना, आसानी से टूटती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इन फास्ट जो आसानी से नहीं टूटती है उसे स्लो यानी मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गए आप लोग? क्लियर हो गए हैं? तो उसका नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर वो तीव्र से टूट गई तो हम लोग आसानी से टूट जाएगा तो तीव्र रिएक्शन होगा, आसानी से नहीं टूटेगा तो स्लो रिएक्शन होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि दर को हम लोग इसमें कैसे समझेंगे। आप बताइएगा, अभी हम कुछ रेट को लिखते हैं और वो रेट आप हमको बताइए, ठीक ना। चलिए, जैसे कि हम 2 रेट लेते हैं और आप बताइएगा हमको कि कौन सा फास्ट रिएक्शन है और कौन सा स्लो रिएक्शन है।
जैसे हम यहाँ r बराबर लिए और यहाँ भी r बराबर लिए, यहाँ पे लिए कि 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 ये है, दूसरा है कि 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। तो आप बताइए कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। तो आपका आंसर क्या आएगा कि ये क्या है कि ये फास्ट रिएक्शन है और ये क्या है, ये क्या है, स्लो रिएक्शन है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका रेट क्या है, अधिक है, और इसका रेट क्या है, कम है। ठीक है, चलिए क्लियर, हम लोग यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का। अब हम लोगों का छठा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, आप लोग जान भी रहे होंगे कुछ बच्चे कि प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है वो अंधेरे में नहीं होता है, उसको लाइट की जरूरत होती है। क्या होती है? लाइट की जरूरत होती है। जैसे अगर हम बात करें कि हम ले लेते हैं मीथेन, क्या ले लेंगे, मीथेन CH4 लिए, तो मीथेन को जब हम क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अंधेरा में नहीं होता है। क्या होता है? अंधेरा में नहीं होता। जैसे ही उसको लाइट मिलता है तो वो रिएक्शन कर जाती है। इसका मतलब हम लोग ये समझे कि कुछ रिएक्शन ऐसा है जिसको लाइट की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि लाइट के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को रिएक्टेंट्स क्या कर रहा है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करके अभिक्रिया में वो भाग ले लेता है और अभिक्रिया क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो लास्ट टॉपिक उसी को पढ़ेंगे। चलिए आप तब तक इसको वीडियो को पॉज करके लिखिए, है ना। चलिए आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर का वीडियो है ना। चलिए अगला जो है वो बहुत इजी होगा, है ना। हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ज्यादा कई बार आपको पूछा है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। कल का वीडियो देखना ना भूलें, आज का भी इम्पोर्टेंट है और कल का भी इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आप लोग जो है अब पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ लाइट। लिखेंगे आप लोग, टॉपिक का नाम, छठा टॉपिक है प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति। तो अब यहां पे क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं होती है, जबकि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है ना। इसका मतलब यह है कि प्रकाश से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे रिएक्टेंट अवशोषित कर अभिक्रिया संपन्न कराने में मदद करती है। एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखेंगे बहुत इजी तरीके से।
एग्जाम्पल की बात करेंगे बहुत इजी तरीके से। जैसे हम यहाँ पे ले लिए मीथेन, क्या ले लिए? मीथेन, मीथेन ले लिए, और इसके साथ क्या ले लिए? क्लोरीन गैस। क्या ले लिए? क्लोरीन गैस। अगर यहाँ पे लाइट है, अगर यहाँ पे लाइट है तो ये CH3Cl प्लस क्या बच गया? HCl, है ना, यानी मिथाइल क्लोराइड बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देख लेते हैं कि हाँ ठीक है। इसी चीज को जब हम यहाँ पे CH4 प्लस Cl2, अगर यहाँ पे डार्कनेस लेते हैं, डार्कनेस मतलब अंधेरा, तो यहाँ पे क्या होता है? नो रिएक्शन। क्या होता है? नो रिएक्शन। तो बहुत इसी तरीके से हम लोग सीखे हैं, है ना, बहुत इसी तरीके से। तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे कि आप देखे होंगे जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने समझे होंगे, फोटोसिंथेसिस को समझे होंगे कि वहां पे लाइट की आवश्यकता होती है ना, प्रकाश की आवश्यकता होती है, अंधेरे में नहीं हो पाता। आपने 10th में पढ़ा होगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है, उस रेट को कौन कौन प्रभावित करता है। तो आपके पास आएगा 6 पॉइंट। पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा कौन है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, चौथा कौन है? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, और पांचवा कौन है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो छठा है वो है प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आपको ये 6 टॉपिक को याद रखना है इजी तरीके से, है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट वही चीजें हैं कि पूरा वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए भी तो आप कुछ कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, लाइक कर देना है और दोस्तों के बीच शेयर करना है, और वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स बनाइए। क्योंकि हम एक बात हमेशा बोल देंगे आपको कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में जब आप लोग आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम डाउट क्लास लेंगे, पूरे इस तरीके से नहीं। क्योंकि यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या समस्या है आप बताइए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।